नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के 25 अप्रैल रविवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर की ताजा खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके निवास बाय आरके डेवलपर्स। उज्जैन में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी की खबरें तो प्रतिदिन ही सामने आ रही थी, लेकिन इसके तस्करों का सुराग नहीं मिल पा रहा था। रविवार को उज्जैन पुलिस ने सूचना के माध्यम से उन लोगों को धर दबोचा जो इस काले धंधे में लिप्त थे। उज्जैन पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग कोरोना मरीजों के इलाज में सहायक रेमडेसिविर और अन्य इंजेक्शंस की कालाबाजारी कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने जाल बिछाकर 8 लोगों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। इनसे कुल 8 इंजेक्शन जब्त किए गए हैं। उज्जैन पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने बताया कि ये लोग अस्पतालों में जिला प्रशासन द्वारा वितरित किए जा रहे इंजेक्शंस में से बचाकर अन्य जगह बेच रहे थे। अभी तक आरोपी 20 से 25 इंजेक्शन 20-20 हजार रुपए में मार्केट में बेच चुके हैं। पकड़ाए लोगों में से 2 कर्मचारी आरडी गार्डी अस्पताल, 3 वहीं पढ़ाई करने वाले फाइनल ईयर के स्टूडेंट और 3 कर्मचारी देशमुख अस्पताल के बताए जा रहे हैं। इंजेक्शन की कालाबाजारी में लिप्त इन सभी आरोपियों पर 420 महामारी एक्ट और ड्रग कंट्रोल एक्ट के साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत भी कार्यवाही की जा रही है। संभवतः उज्जैन प्रदेश में पहला ऐसा जिला है जिसमें रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी में पकड़ाए आरोपियों पर इतनी जल्दी रासुका की कार्यवाही की जा रही है। पकड़े गए कालाबाजारियों के नाम है कुलदीप पिता सुनील चौहान निवासी उन्हेल, राजेश पिता जयराम नरवरिया, सरफराज पिता शाहिद शाह टोंकला दिवास। ये तीनों देशमुख अस्पताल से धरे गए हैं, जबकि हरिओम पिता शांतिलाल आंजना शाजापुर, लोकेश पिता श्याम आंजना बटवादिया कूदिया, प्रियेश पिता विनोद चौहान मिशन कंपाउंड उज्जैन, भानु प्रताप पिता रघुवीर सिंह देवास तथा वैभव पिता विजय पांचाल महिदपुर रोड शामिल हैं। ये सभी आरडी गार्डी से पकड़े गए हैं। सूचनाएं हमारे पास प्राप्त हो रही थी, उसके आधार पर हमारी साइबर टीम ने एक प्लानिंग के तहत एक योजना बना के इनको ट्रैप में लिया था। उसमें शुरू में 2 लोग हमें मिले जिनके पास से हमें कुछ रेमडेसिविर के इंजेक्शन मिले, और उनसे जब पूछताछ हुई तो अभी तक पूरी चेन में हम लोगों ने 8 लोगों को आइडेंटिफाई किया है और 8 लोगों को के खिलाफ कार्रवाई की है। कुल 5 इंजेक्शन अभी जब्त हुए हैं, और एक जो मोडस ऑपरेंडी निकल के सामने आया है कि सामान्य तौर पर जो ये सप्लाई होती थी हॉस्पिटल्स में जो सप्लाई होती थी, उन सप्लाईज में से ये कुछ बचाकर बाहर मार्केट में बेचते थे। इस तरह से अभी तक इनके 5 इंजेक्शन तो इनके पास से मिले हैं और पूरी चेन में 8 लोग सामने आए हैं। प्राथमिक पूछताछ पर यह बात समझ में आई है कि अभी लगभग इनने 20 से 25 इंजेक्शन मार्केट में बेचे हैं, जो अनुमानित इनकी जो कीमत जो सामान्य कीमत है उससे ज़्यादा लगभग 30 हज़ार रुपये में ये इंजेक्शन बेचे गए हैं। हम लोगों ने इन 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि ये विषय इस महामारी के दौर में एक सामान्य जो हमारे पेशेंट्स हैं जो हॉस्पिटल्स में एडमिट्स हैं उनकी जान के साथ खिलवाड़ करने का भी है, और ये पूरे चेन को हम अभी एक्सप्लोर भी कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन हमारा ऑन है और इनके विरुद्ध हम राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत भी कार्रवाई करेंगे। और देशमुख से भी लोग पकड़े गए हैं? अभी जो हमारे प्राथमिक तौर पे जो बात सामने आई है उसमें हमारे 2 ऐसे एम्प्लॉय मिले हैं जो आरडी गार्डी में पहले एम्प्लॉइज थे, और उनके साथ साथ वहाँ जो अभी फाइनल ईयर के कुछ स्टूडेंट्स हैं उनके नाम सामने आए हैं, और इसके अलावा देशमुख हॉस्पिटल के कुछ एम्प्लॉइज सामने आए हैं। इस तरह से टोटल 8 एम्प्लॉइज या एक्स एम्प्लॉइज और स्टूडेंट्स सामने आए हैं। पूरा इन्वेस्टिगेशन हमारा ऑन है। उस इन्वेस्टिगेशन में हम पूरी तह तक जाएंगे कि ये लोग किस तरीके से निकालते थे और किनके इसमें और कोई अगर कोई शामिल है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की। अस्पतालों से जुड़े कितने लोग हैं और बाहर कितने लोग हैं? 2 एम्प्लॉई ऐसे हैं जो जिनसे हमारी सूचना प्राप्त हुई थी, जो पहले एक्स एम्प्लॉई हुआ करते थे। बाकी 3 इसमें फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं जो अभी कोविड की परिस्थितियों में जाकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, क्योंकि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी नर्सिंग का काम शुरू कर देते हैं, वो हैं, और 3 अभी सर्विंग एम्प्लॉइज हैं। देखिए, निश्चित रूप से इन्वेस्टिगेशन का पॉइंट है। अभी एम्प्लॉइज़ जो हैं वो ज़रूर आए हैं कुछ अस्पतालों के, लेकिन अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि किस किस का और इन्वॉल्वमेंट है। अभी तो जो लोग सीधे हमारे पकड़ में आए हैं उनका हम लोग रासुका तत्काल कर देंगे। इस चेन में कोई भी व्यक्ति मिलता है, कोई भी अस्पताल मिलता है, मैनेजमेंट का कोई भी व्यक्ति मिलता है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सबके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। शनिवार दोपहर उज्जैन के आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज में संक्रमित मरीज की मौत के बाद परिजनों और जूनियर डॉक्टर्स के बीच शव से खून निकलने की बात को लेकर हुए विवाद और मारपीट के मामले में चिमनगंज थाना पुलिस ने मृतक के परिजनों पर मारपीट की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है। जानकारी के अनुसार विनीत बालकृष्ण और प्रदीप खंडेलवाल के खिलाफ धारा 323, 506, 186 और डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। तीनों परिजनों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। हालांकि आरक्षक के घायल होने के संबंध में कोई कार्यवाही फिलहाल नहीं की गई है।
सरिया और डंडों से मारपीट कर आरक्षक को घायल करने वाले डॉक्टर्स पर कार्यवाही न होना साफ दर्शा रहा है कि पुलिस प्रशासन दबाव में काम कर रहा है। जबकि शनिवार से वायरल हो रहे फोटो और वीडियो में स्पष्ट देखा जा सकता है कि डॉक्टर्स ने हाथों में डंडे और सरिये ले रखे हैं और आरक्षक के सर पर साफ तौर से मारते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। नहीं, उसमें देखिए क्या है कि पूरी परिस्थितियों को देखें तो हमारे जो डॉक्टर्स हैं अभी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में हैं और उनके साथ अगर किसी तरह की दुर्घटना होती है हमको उनको देखना है। उनकी रिपोर्ट पर एक हमने अभी कार्रवाई की है जिसमें FIR पंजीबद्ध होके और 3 लोगों की हमने गिरफ्तारी की गई है। वीडियो फुटेजेस के आधार पर हम और आइडेंटिफाई कर रहे हैं और अगर हमें आइडेंटिफाई होते हैं और लोगों के नाम आए उनके खिलाफ भी कार्रवाई। जिले के सबसे बड़े और सर्व सुविधा युक्त कहे जाने वाले चरक अस्पताल के महिमा मंडन में जिला प्रशासन ने कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन जमीनी हकीकत आपके सामने इन सफाई कर्मियों के रूप में है जो बिना सुरक्षा उपकरणों के कोरोना मरीजों के बीच ड्यूटी कर रहे हैं। यहाँ तक कि मरीजों को शौच और बाथरूम के लिए भी यही कर्मचारी लेके जाते हैं, वो भी बिना PPE किट पहने। और तो और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कोविड मरीज की मौत के बाद भी यही सफाई कर्मचारी मरीज के शव को बिना सुरक्षा उपकरणों के पैक भी करते हैं। दरअसल चरक अस्पताल में अस्थायी सफाई कर्मचारी के रूप में 3 शिफ्ट में 100 से अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि वे कई बार अपने सुपरवाइजर से सुरक्षा उपकरण मांग चुके हैं, लेकिन हर बार उन्हें टाल दिया जाता है, जिसके चलते वे कोरोना पेशेंट के बीच बिना ग्लव्स और PPE किट के काम करने को मजबूर है। गौरतलब है कि अधिकतर सफाई कर्मचारी वाल्मीकि और हेला समाज से आते हैं, जो कि पुराने शहर में काफी घनी बस्तियों में रहते हैं। ऐसे में अगर इनमें से किसी भी मरीज को संक्रमण फैलता है तो इसकी भयावहता क्या होगी, इसका अंदाजा लगाने मात्र से ही रूह कांप जाती है। हालांकि जब इन कर्मचारियों को नौकरी देने वाली एजेंसी यश गोविंद मार्केटिंग के संचालक संजय अग्रवाल से बात की तो उनका कहना है कि कर्मचारियों की सुरक्षा चरक अस्पताल प्रबंधन के जिम्मे है। हमने केवल कर्मचारी उपलब्ध कराए हैं। 4,500 से 5,000 रुपए में काम करने वाले यह अस्थायी कर्मचारी अपने और अपने परिवार के लिए किस तरह चिंतित हैं, आप खुद ही सुन लीजिए। सुविधा तो ये कुछ भी नहीं मिल रही है यार। बस ये है कि जब भी ड्यूटी करते हैं बिना ग्लव्स बिना मास्क की ड्यूटी करनी पड़ती है। मास्क भी हम खुद लेके आते हैं, यहाँ से कुछ भी नहीं मिलता हमको। पेशेंट को हाथ में उठा के ले जाना पड़ता है बाथरूम तक भी, और डेड बॉडी भी बिना ग्लव्स के पैक करते हैं हम। PP किट भी नहीं मिलती हमको, यहाँ से कभी भी नहीं दी जाती PP किट भी। तो सैनिटाइज़र भी मांगते हैं तो बोलते हैं आपके लिए नहीं है, तो फिर हमारे लिए है क्या यहाँ पे। जी सर, मैं सफाई कर्मचारी पद पे यहाँ नियुक्त हूँ और मेरे को साल भर से ज़्यादा काम पे हो गया है करते करते। ना सैनिटाइज़र उपलब्ध है, ना किट उपलब्ध है। हम ऐसे ही बॉडी को ऐसे ही बिना किट से जो करते हैं पैकिंग। उसके अलावा ना हमारे पास में कुछ ग्लव्स है, मास्क है, कुछ भी नहीं। मतलब मांगने जाते हैं तो बोले कि वो देगा ऐसे करके सब टाल दे। बाकी इतने संक्रमित लोगों के बीच में हम यहाँ सेवा दे रहा काम कर रहे हैं हम। हमारे लिए कोई सेवा नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई सुविधा नहीं है भाई साहब। हमने बोला तो अब वो बोले यही है, जो भी है यही आगे से आ नहीं रहा है, जो भी है जैसा भी है इसमें ही काम करो, करना है तो करो। उज्जैन जिले के सभी नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 26 अप्रैल से कोरोना मुक्त उज्जैन अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत उज्जैन शहर में गठित 400 से अधिक सर्वे टीम घर घर जाकर सर्दी, खांसी एवं बुखार के मरीजों की पहचान करेगी। मरीजों का चिकित्सक से परीक्षण करवाकर उन्हें दवाई की किट उपलब्ध करवाई जाएगी। इसी तरह SDM अपने अपने कार्य क्षेत्र में शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना मुक्त अभियान के लिए सर्वे टीम गठित करेंगे। इस अभियान में शिक्षकों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और महिला एवं बाल विकास विभाग के अमले को लगाया गया है। प्रत्येक 250 घर पर चिकित्सक की एक टीम तैनात की जाएगी, जो चिन्हित किए गए घरों में जाकर सर्दी, खांसी, बुखार के मरीजों का परीक्षण करेगी एवं उन्हें घर पर ही आवश्यक दवाइयाँ उपलब्ध कराएंगी। देखिए, कल से कोरोना मुक्त उज्जैन अभियान जो है हमारे द्वारा न केवल उज्जैन शहर में बल्कि सभी गांवों में पूरे ज़िले भर में चलाया जाएगा। और अभी ये देखने में आ रहा है कि व्यक्ति जब तक अस्पताल पहुंच रहा है तब तक वो 7-8 दिन की बीमारी झेल चुका होता है, और जब तक वो यहाँ पर आता है तब तक बहुत गंभीर स्थिति में होता है। ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल बहुत डाउन होता है, लंग्स में उसके काफ़ी डैमेज हो चुका होता है। इस चीज़ को दृष्टिगत रखते हुए हमारे द्वारा हम मरीज़ का इंतज़ार करें, इसके बजाय हमारी टीमें खुद जाकर पहले मरीज़ को पकड़ लें। प्रत्येक 250 घरों पर एक टीम बनाई गई है जो घर घर जाकर सर्वे करेगी। घर में सभी लोगों को निकाल कर पूछेगी कि यहाँ पर कोई सर्दी, खांसी, जुकाम वाला
लक्षण वाला व्यक्ति तो नहीं है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है तो तत्काल उसको डॉक्टर देखेगा, जो 12 घंटे के अंदर देखने की कार्रवाई करी जाएगी। और जैसे ही व्यक्ति अगर कोई इस प्रकार का लक्षण वाला मिलता है, तत्काल उसका ट्रीटमेंट वहीं के वहीं चालू हो जाएगा, जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट होता है। जो सैंपलिंग है और जो दूसरी सारी चीज़ें वो बाद में होती रहेंगी, लेकिन हम लोग मरीज तक बहुत जल्दी पहुंचेंगे और तत्काल ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। न केवल शहर में बल्कि सभी गांवों में इस प्रकार की लगभग 1000 के आसपास टीमें बनाकर हम लोग काम चालू करेंगे। और मुझे लगता है कि कोरोना के संक्रमण की चेन को ब्रेक करने में और लोगों की तबीयत गंभीर न हो उससे पहले ही वो पकड़ में आ जाए, उनका ट्रीटमेंट चालू हो जाए, इन 2 उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ये जो मुहिम है बहुत महत्वपूर्ण है। और कोरोना मुक्त उज्जैन अभियान के जरिए हम लोग बहुत जल्दी ही 10-15 दिनों के अंदर पूरी तरीके से इसको कंट्रोल कर लेंगे। कभी ऑटो, कभी मैजिक चालकों पर डंडे लेकर दौड़ने, तो कभी बसों को रोककर यात्रियों को उतारकर परेशान करने वाली ट्रैफिक टीआई सुप्रिया चौधरी एक बार फिर चर्चाओं में आ गई। अभी कुछ दिन पहले कोरोना कर्फ्यू की छूट के बाद घूमने वालों को समझाइश देने के मामले में ट्रैफिक टीआई सुप्रिया चौधरी को इतना गुस्सा आया कि उज्जैन रोड पर एक युवक को डंडे से पीट डाला। उससे इस तरह पेश आई कि जैसे उसने कोई बड़ा अपराध कर दिया है। अब यह बात समझ में नहीं आई कि ट्रैफिक पुलिस को लोगों के साथ डंडे से मारपीट करने का किसने अधिकार दिया है। हर बार ट्रैफिक टीआई सुप्रिया चौधरी डंडा उठाकर लोगों से मारपीट करने के मामले में चर्चाओं में रही हैं। अब ट्रैफिक टीआई महोदया ने लोगों की ऑक्सीजन सिलेंडर किफायती दाम में देकर मदद करने वाले प्रतिष्ठित परिवार के साथ बदतमीजी कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। अपने बात ले जाएंगे। अरे बताओ ना, सब मिल जाएगा। सोशल मीडिया पर लोगों ने इस तरह की कार्रवाई को लेकर खूब निंदा की। साथ ही पूछा कि ट्रैफिक पुलिस को किसने इस तरह व्यवहार करने की छूट दी है। इसको लेकर भी आड़े हाथों लिया। बताया जा रहा है कि जिला चिकित्सालय में ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होने पर कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला ने मोती बंगला में रहने वाले गुप्ता परिवार से फोन पर चर्चा कर ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर मदद के लिए गुहार लगाई थी। कलेक्टर ने 15 सिलेंडर की मांग की थी। कलेक्टर साहब का आदेश सुनकर सुप्रिया चौधरी खुद को ही कलेक्टर समझकर मौके पर पहुंच गई। प्रतिष्ठित परिवार के साथ मैडम किस तरह पेश आई है, यह पूरा वाकया कैमरे में कैद हो गया है, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि ट्रैफिक टीआई सुप्रिया चौधरी किस तरह परिवार के लोगों से पेश आ रही हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि परिवार कोई अवैध काम कर रहा है। प्रतिष्ठित परिवार के साथ इस तरह की घटना होने से परिवार आहत हो गया। परिवार के लोगों की तबीयत तक बिगड़ गई और मानसिक रूप से परिवार टूट गया। अस्पताल में पूर्ति करने को लेकर रखे 13 सिलेंडर ट्रैफिक पुलिस ले गई, जिसमें से 3 खाली और 2 भरे हुए सिलेंडर वापस पहुंचाए गए। इधर गुप्ता परिवार ने शुक्रवार को ही घटना के बाद शनिवार को ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दी, जिससे शहर के निजी अस्पतालों में भर्ती कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिली। लोगों को पीथमपुर जाकर 8000 रुपए में ऑक्सीजन लेकर आना पड़ी, जबकि यहाँ उनका 700 रुपए में ही काम हो जाता था। शहर के राजनेताओं के हस्तक्षेप करने के बाद गुप्ता परिवार ने रविवार से ऑक्सीजन की सप्लाई फिर शुरू की। तो मेरे यहाँ रोज मैं सिलेंडर सप्लाई कर रहा था सारे हॉस्पिटल एवं जो भी लोग होम क्वारंटाइन थे। लेकिन कल एक घटना हुई जिसमें एमजी हॉस्पिटल में गैस सिलेंडर खाली हो गए थे। मेरे बाद कलेक्टर साहब का फ़ोन आया था, जिसमें मेरे को उनसे बात होकर हुई थी कि 15 सिलेंडर देना है। तो मैंने उनको 15 सिलेंडर की बात हुई, मैंने देने के लिए हाँ भी करा। मेरे घर को आया तो मेरी मम्मी को बीपी की बीमारी है, मेरे पिताजी बीपी थी, उनका बीपी हाई हो गया, वो लोग टेंशन में आ गए। तो उस चक्कर में मेरे घर वाले और मैं कल काम करने में काम नहीं कर पाए एवं कल सभी लोगों ने मेरा साथ दिया एवं शहर के सभी वासियों ने साथ दिया, इसलिए आज का हमने सेवा वापस। गांव के सामुदायिक भवन में जहरीली शराब की फैक्ट्री संचालित करने वाले फरार आरोपी सरपंच नरेंद्र कुमावत को पुलिस ने दबोच लिया है। नरेंद्र पर 10,000 का इनाम घोषित था। गौरतलब है कि भैरवगढ़ थाने के ग्राम बांसखेड़ी के सरपंच नरेंद्र कुमावत के ठिकाने पर छापा मारकर अवैध शराब के कारखाने का खुलासा किया था और तब से ही नरेंद्र फरार था। अब पुलिस उसके खिलाफ रासुका का प्रकरण तैयार कर रही है। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल का जवाब मिलना बाकी है।
कि उसे इतनी बड़ी मात्रा में शराब बनाने के लिए स्प्रिट कौन सप्लाई करता था। क्या कानून के लंबे हाथ उन सफेद पोश अपराधियों तक पहुंच बना पाएंगे? उसमें जो मुख्य आरोपी है, जो नरेंद्र कुमावत है, बांसखेड़ी का जो मूल रहने वाला है, आज हमने उसको पकड़ा है और उस पर चूंकि आपको मालूम हो कि 10,000 का इनाम पहले से डिक्लेयर था, उसके विरुद्ध हमने रासुका की भी कार्रवाई प्रस्तावित की थी और ये दोनों कार्रवाई उनके खिलाफ की गई। शनिवार शाम पुश्तैनी जमीन के विवाद में दो भाइयों के परिवारों में ऐसा विवाद हुआ कि आरोप प्रत्यारोप के बाद गाली गलौज हुई और फिर मामला खूनी संघर्ष में बदल गया। दोनों ही परिवारों के महिला पुरुष सहित 5 लोग घायल हुए हैं, जिनका उपचार उज्जैन के जिला अस्पताल में किया जा रहा है। भूखी माता चौराहे पर पांचू लाल और उसके भाई का परिवार रहता है। घर के पीछे ही 9 बीघा जमीन है, जिसका केस कोर्ट में चल रहा है। शनिवार को खेत की मेड़ खोदने की बात को लेकर दोनों परिवार में हथियार चले, जिसमें पंचू लाल, उसके दोनों बेटे कैलाश और राजेश तथा दूसरी ओर से जानकी लाल और उसकी पत्नी राधाबाई घायल हुए हैं। कोरोना संक्रमण से लड़ाई में पहली पंक्ति में खड़े होकर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे पुलिस जवानों और मीडिया कर्मियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह और पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने 3 बत्ती चौराहा पर सुरक्षा किट बांटी। किट में मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स और हेड कैप बांटे गए। इसके पहले भी उज्जैन एसपी ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों और जवानों को सुरक्षा किट बांटकर प्रोत्साहित किया था। पाटीदार नर्सिंग इंस्टीट्यूट इंडियन नर्सिंग काउंसिल के मानकों पर 100% खरा। उज्जैन का प्रथम नर्सिंग महाविद्यालय। हमारे संस्थान में उपलब्ध है 3 वर्षीय नर्सिंग डिप्लोमा, बीएससी नर्सिंग 4 वर्षीय डिग्री, पोस्ट बीएससी नर्सिंग 2 वर्षीय डिग्री और एमएससी नर्सिंग 2 वर्ष पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री स्टडी प्रोग्राम। हमारी विशेषताओं में शामिल है हॉस्टल व मेस सुविधा, सर्व सुविधा युक्त कैंपस, बस फैसिलिटी, कोर्स पूरा करने पर 100% जॉब गारंटी, योग्य व निपुण फैकल्टी, वर्ग अनुसार छात्रवृत्ति, 3000 से ज्यादा पुस्तकों से सजी लाइब्रेरी, स्पोकन इंग्लिश व कंप्यूटर की निःशुल्क शिक्षा, विभिन्न प्रयोगशालाएं और नर्सिंग प्रशिक्षण के लिए 150 बिस्तरों वाला रिसर्च सेंटर व हॉस्पिटल। हमारा पता है पाटीदार नर्सिंग इंस्टीट्यूट, मोरू खेड़ी, पाटपाला, मक्सी रोड, उज्जैन। मोबाइल 9522200084, 9522200092। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।